बट अगर क्वेश्चन आपका 250 मार्क्स का आता है तब आप ऐसे लिखने के लिए ये बात खत्म। एक ये दूसरा तरीका हो सकता है। तो 2 तरीके पर वैदिक लिखा, वहीं पे हम 5 पॉइंट लेंगे, 2-3 इकोनॉमी के ले लेंगे, वही 2-3 हम उसके सोसाइटी के लिए लेंगे। 3 तरीके हो गए लिखने के। एक और तरीका बताता हूँ, ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ज़्यादातर टीचर भी नहीं बताते हैं। ऑप्शनल का पेपर जो आता है ना, ये आपका 4 तरीके हो चुके हैं। एक और तरीका बताता हूँ, गोल्डन रूल की बात करी थी। यूपीएससी के आंसर राइटिंग की बात आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये केवल कोई आंसर लिखने की बात नहीं है, बल्कि इस फॉर्मेट की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि आप रिसर्चर हो, या फिर आप कंटेंट राइटर हो, या फिर आप स्क्रिप्ट राइटर हो, या फिर आप पब्लिक स्पीकर भी हो। तो आपको बोलने के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट होना, अच्छा स्ट्रक्चर होना जरूरी होता है। इसीलिए आज हम वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, किस तरीके से एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली हम यूपीएससी की बात करेंगे और बाकी की जिसे भी समझना हो तो समझ सकता है। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए कुछ स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा और एक आपको गोल्डन रूल बताऊंगा जिसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और जो मैंने आंसर राइटिंग करी है, जो मैं आंसर लिखता हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले बात करते हैं कि किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। अच्छा आंसर आप तब लिख सकते हो जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो। जरा मानिए कि आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप किस तरीके से आंसर लिख सकते हो। क्योंकि जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है वो कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होता है, उनका भी खुद में बड़ा एक मतलब होता है। इन शब्दों को समझना और एक जो क्वेश्चन की खुद की फिलॉसफी होती है, जब तक आपको उस क्वेश्चन का सही मीनिंग समझ में नहीं आएगा, जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है क्वेश्चन के माध्यम से, आप उसे किस तरीके से डिलीवर कर पाओगे। इसी वजह से पहला स्टेप यही है कि किस तरीके से हम दूसरे के क्वेश्चन को समझें। एक बार हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद तब हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण पहले के अध्याय में कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं। पहला गीता का अध्याय पूरा अर्जुन बोलता है, कृष्ण चुपचाप सुनते रहते हैं कि चलो बोल लो तुम, अभी तुम्हारी बारी है, क्योंकि जब मैं बोलना चालू करूंगा तब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। फिर दूसरे अध्याय से कृष्ण बोलते हैं तो 18वें अध्याय तक बोलते चले जाते हैं, क्योंकि वो अर्जुन की हर एक तकलीफ समझ चुके थे। ऐसे ही सवाल को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक एक्सप्लेन कैसे कर पाओगे। तो सवाल में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एक आंसर का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से लिखने का वही पुराना तरीका है। पहले तो आप क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दो, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है 2-3 लाइनों में बता दो कि यहाँ से ऐसे मुझे लेके जाना है, इतना मुझे क्लियर करना है। और उतना ही 2-3 लाइनों में आखिरी में कॉन्क्लूजन आ जाता है। कॉन्क्लूजन में आप जितना भी आपने बॉडी में कंटेंट लिखा है वो सारा कंटेंट 2 से 3 लाइनों में बता देते हो। अब जो बॉडी का पार्ट है, असली लिखने की चीज़ वहीं पर होती है कि बॉडी हम किस तरीके से लिख सकते हैं। बॉडी को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। उन 3-4 तरीकों पे आज हम बात करेंगे, जिससे कि हम अपना आंसर ऐसा बना सके कि जब एग्जामिनर देखे तो उसे क्लियरली समझने में आए और उसे अलग से ही पढ़ने का मन करे पूरा। तो फिर चलिए अभी हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा था इसी साल का, अभी जो मेंस के पेपर खत्म हुए हैं उसमें जो जीएस पेपर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। अब यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि पहला हो गया हमारा चेंजेस, कि क्या क्या चेंजमेंट है, मतलब कि 2 एरा को अब हमें कंपेयर करना है कि उनमें क्या क्या बदलाव आए थे और किस बेसिस पे करना है। सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे हमें कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन करना है? ऋग्वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा। तो अब हमें इतनी चीज़ समझ में आई कि क्या हमें अब क्वेश्चन में बताना है। हमें पता पड़ गया कि यहाँ पर एक तो 2 एरा की बात करी गई है, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, और इनमें डिफरेंस पूछा गया है कि इन दोनों में क्या फ़र्क आया था। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस जो आए हैं वो आपको बताने हैं। यहाँ पे अलग भी हो सकता था, जैसे कि टेक्नोलॉजी अगर आ जाती कि इन दोनों जो एरा थे इनमें टेक्नोलॉजिकल क्या फ़र्क था, तो वो आपको टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से लिखना ज़रूरी होता। अगर यहाँ पे वुमेन्स को लेकर के आ जाता या यहाँ पर कास्ट सिस्टम को लेकर के आता, मतलब कि पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट को लेकर के आ जाता, तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ता। लेकिन ये क्वेश्चन खुद में ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक की बात कर दी है। और ये क्वेश्चन की सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज लगता है
कि आपको महज 150 वर्ड्स में इसमें लिखना पड़ेगा। मैंने तो हालांकि समझाने के लिए कुछ 250 वर्ड हो गए होंगे कुछ, क्योंकि यहाँ से लेकर के ये पूरा लिख दिया है, लेकिन आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 4 से 5 पॉइंट ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक के बताने थे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से लिखा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं लिखने के। तो मैंने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन में जो हमसे सवाल पूछा है उसी को हमें बता देना। जैसे कि कोई हमारे बारे में पूछता है ना कि तुम कौन हो, तो हम क्या बताते हैं, अपना हम प्रोफेशन वगैरह तो बताने नहीं लगते। सबसे पहले हम अपना नाम बताते कि मेरा नाम ये है। ज़्यादा कुछ होगा तो अपना चलो हमने घर बता दिया कि हम वहाँ रहते हैं, लेकिन अभी अपने आप को पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कराए, अपने घर वाले नहीं बताए, अपनी पूरी जर्नी नहीं बताई है कि मैंने कहाँ से स्कूलिंग करी, फिर मैंने क्या करा, अभी मैं कहाँ काम करता हूँ, ये सब कुछ नहीं बताया। अपने चैलेंजेस नहीं बताए, फैमिली के बारे में अवेयर नहीं कराया है, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, ये कुछ भी नहीं बताया। केवल 3-4 डिटेल अपने बारे में बता दिए जिससे कि उसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। उसके बाद आता है बॉडी का पार्ट। बॉडी में हमें पूरी, अब यहाँ पे हमें आंसर को फॉर्मुलेट करना होता है। तो मैंने जिस तरीके से लिखा, तो मुझे जो अच्छा लगता है पर्सनली, पहले मैंने यहाँ पे ऋग्वैदिक एरा लिखा। अब आप यहाँ पे ये भी समझो कि हम किसके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि अब मानो अगर मुझे ऋग्वैदिक एरा ही नहीं पता क्या होता है, मुझे नहीं पता लेटर वैदिक क्या होता है, तो मैं क्या खाक लिखूँगा यहाँ पे। जैसे आपके 2 दोस्त हैं, अगर उनके बारे में आ जाए कुछ भी लिखने को, तो आप लिख सकते हो, बता सकते हो हाँ कि इसकी ये आदत अच्छी है, इसकी ये आदत बुरी है। इसकी अगर कंपैरिजन करना हो तो इस आदत में, इस चीज़ में ये वाला बंदा ठीक है, उसमें वो वाला ठीक हो सकता है। इस तरीके से आप बड़ी ईजिली कंपेयर करके बता सकते हो। लेकिन 2 ऐसे रैंडमली बंदे आपके सामने पकड़ के ला दिए जाएँ जिन्हें आप जानते ना हो, फिर आपसे पूछा जाए, आप क्या बता पाओगे। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको वो चीज़ आनी चाहिए, आपके दिमाग में कंटेंट होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ में होता है, जब वो अपना 1 से 1.5 साल की तैयारी के बाद आंसर राइटिंग करते हैं आकर के, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरीके से लिखना है। पहली बार जब भी आप आंसर राइटिंग करने के लिए बैठोगे, आपके दिमाग में चीज़ें नहीं आएंगी, मुश्किल से मुश्किल थोड़ा बहुत लिख पाओगे। और क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट भी दे रखी है, तो उतने के अंदर ही लिखना है। और आइडियली बोला जाता है कि एक आंसर 7.5 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए तो अपने आंसर पे वापस आते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि हम पॉइंट पे लिखें। पैराग्राफ अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है तो उस पर भी लिख देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं पॉइंट पे लिखना प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले देखो ऋग्वैदिक के बारे में बताया कि ऋग्वैदिक एरा कब से कब तक था। 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का था। फिर मैंने बताया कि उसे ऋग्वैदिक क्यों कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पर ऋग्वेद को कंपोज करा गया था। और उसके बाद मैंने इकोनॉमी का सेक्शन अलग लिखा और सोशल का अलग लिखा। इकोनॉमी में मैंने बताया कि ज़्यादातर पेस्ट्रोल इकोनॉमी होती थी, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, ज़्यादा लेबर नहीं थी, ठीक है। और टूल्स जो यूज़ होते थे कॉपर ब्रॉन्ज के यूज़ होते थे। ट्रेडिंग होती थी, वो आपस में ट्राइबल ग्रुप कर लिया करते थे। कोई बढ़िया मार्केट सिस्टम नहीं चल रहा था, ये लोग आपस में जो ट्राइबल ग्रुप थे आपस में ही जो भी चीज़ लेनी देनी होती थी वो कर लिया करते थे। ऐसा कोई बड़ा ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं चलता था। फिर हमने उसकी सोसाइटी के बारे में लिखा कि जो राजन होता था, राजन, चलो थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बता ही देता हूँ। इन्हें जन बोला जाता है बाद में, जन मतलब ट्राइब होते हैं। तो उसी ट्राइब का जो कमांडर होता था या चीफ बोल लो, उसे हम राजन कहते थे, कि इन सबका भरण पोषण करने वाला, व्यवस्था को बनाए रखने वाला राजन। लेकिन इस टाइम पे जो ये राजन था इनका, जो मैंने लिखा, ये पोस्ट कोई हेरिडेटरी नहीं होती थी। और यहाँ पे राजा का इलेक्शन होता था, उसके बाद उसे बैठाया जाता था। ये नहीं कि कोई भी आया जीता, जिसके पास पावर हुई वो राजा नहीं होगा। जनता तय करेगी कि आप राजा होगे या नहीं होगी। सभा समिति होती थी, सभा समिति से डिस्कस करा जाता था, उसी के बाद राजा कोई भी फैसला लेता था। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। और वुमेन्स के पास भी इक्वल राइट होता था मेन से रिलेटेड। और वर्ण सिस्टम जो उस टाइम पर था वो कर्म के बेसिस पे था, मतलब कि आप जो भी काम करते हो उसके अनुसार आपका वर्ण होता था। तो ये सारी जो मेन पॉइंट थे ये हमने यहाँ पे डिस्कस करे सोसाइटी और इकोनॉमी को लेकर के, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या था कि कोई बड़े साम्राज्य नहीं होते थे या छोटा भी कोई स्टेट ये लोग नहीं बनाए होते थे, बस एक कबीले होते थे, कबीले में रह रहे होते थे। लेकिन अब हम आ जाते हैं लेटर वैदिक पीरियड पे। लेटर वैदिक पीरियड एक ड्रास्टिक चेंजमेंट आ जाता है सोसाइटी में, क्योंकि जो लेटर वैदिक पीरियड का टाइम है वो कितना है, 1000 BC से लेकर के 500 BC। और इसी टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये टाइम हमारा होता है आयरन एज का।
लोहा सबसे बड़ी खोज थी। आग और लोहा ये बड़ी खोज में से एक है। तो जब लोहे की खोज हुई, हमने तलवार बना लिए, हथियार पहने बना लिए जो कि ईजी टू यूज़ भी थे और ज़्यादा घातक थे। कुल्हाड़ी बना ली जिससे कि हम ईजिली जंगल को साफ कर सकते थे। हमने फावड़े बना लिए, हल बना लिए जिससे कि हम ज़मीन को जोत सकते थे। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ इस फेज़ में, उसने सोसाइटी को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। तो उसी चीज़ को जब मैंने यहाँ पे भी इकोनॉमी का सेक्शन बना करके अलग लिखा, अभी जो आपको बताया था वो लेटर वैदिक के बारे में था कि लेटर वैदिक पीरियड में क्यों इतना ज़्यादा चेंजमेंट हुआ। उसके बाद मैंने इकोनॉमी को डिस्कस करा। इकोनॉमिक वर्क यहाँ पे क्या हो चुका था। अब हमारे पास जब ज़्यादा लैंड है तो लैंड जब ज़्यादा है तो एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के टूल्स हमारे पास आ चुके थे, एग्रीकल्चर करा। उसी के साथ में क्योंकि अब जो शिप बन रही थी या फिर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था वो भी लोहा आने की वजह से बड़ा अच्छा हो चुका था। तो उसके लिए हमारी अब क्या जो ट्रेडिंग होती थी, दूर दूर तक ट्रेडिंग होने लगी थी। और जो हमारी इकोनॉमी थी वहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी थी, कमोडिटीज़ बढ़ चुकी थी, ज़्यादा लेबर आ चुकी थी, जिसकी वजह से अब इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो चुका था जो कि एक वाइड इकोनॉमिक सिस्टम था जहाँ पे कि बहुत सारे वर्क होते थे। हालांकि वर्क पहले भी होते थे लेकिन जितने लेवल पे अब हो रहे थे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर यहाँ पर हमने सोसाइटी को डिस्कस करा, क्योंकि अब जब हथियार बन गए थे तो थोड़े बड़े ट्राइबल बैंड बनने लगे थे। यही तो टाइम है जब हमें जनपद देखने को मिलते हैं। तो जनपद मतलब क्या, जहाँ पर कि जो जन है उनके पैर पड़े हैं उसे जनपद बोलते हैं। जनपद को हेड करने वाला राजन होता था। जनपद मतलब एक छोटा सा स्टेट बनने लगा था। अब यहाँ पे स्टेट की फॉर्मेशन होने लगी थी, हथियार आ चुके थे, धीरे धीरे किंगडम और ज़्यादा पावरफुल बनने लगते हैं। तभी आपने देखा ना, बाद में जनपद के बाद में महाजनपद एरा आ जाता है। महाजनपद एरा में जो बड़े बड़े राज्य साम्राज्य निकलते हैं वो वही निकलते हैं जिन्होंने की सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन जो बदल रही थी उन्हें कैप्चर कर लिया था। जिसके पास एक तो एग्रीकल्चरल रिसोर्स अच्छा था, ट्रेडिंग के लिए नदियाँ वगैरह अच्छी थी, और जो लोहा था उसका आइटम उसके पास भरपूर था, वही आगे चल करके महाजनपद में तब्दील हो जाते हैं। देखो, जो इतनी तुम्हें चीज़ें बता दी हैं, अगर समझनी है तो मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, इसे जा कर के देख सकते हो। इसमें मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एशियंट हिस्ट्री मैंने कवर करी है। हालांकि महाजनपद तक हम गए थे क्योंकि फिर ज़्यादा 1 घंटे की वीडियो हो ही चुकी थी। अगर मैं महाजनपद को डिस्कस करता, महाजनपद में हर एक किंगडम एक अकेली वीडियो में डिस्कस हो सकता है। इसी वजह से वहाँ पे जाके मुझे स्टॉप करना था तो मैंने टॉपिक रोक दिया। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखोगे तो ह्यूमन एवोल्यूशन से लेकर के जनपद एरा कैसे क्रिएट हुआ, महाजनपद कैसे बने, तब तक की हमने बात करी है। थोड़ी बहुत बौद्धिज्म जैनिज्म की भी बात करी है। तो ये वीडियो अगर देख लोगे तो एक बहुत अच्छा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और ईजिली समझ में आएगी कि हिस्ट्री किस तरीके से क्रिएट होती है। तो अब शायद मैंने पूरा पढ़ लिया है, पेपर बता चुका हूँ मैं। वुमेन की पोजीशन जैसे कि डिप्राइव हो चुकी थी, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स के पास अब वो पावर नहीं थी जो वैदिक पीरियड में थी। अब यहाँ पे वर्ण सिस्टम जो था, सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन हो चुका था, क्लासिफिकेशन होने लगा था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, मर्चेंट क्लास ये बनने लगी थी, शूद्र एक अलग वो कम्युनिटी बनने लगी थी। उसके बाद महाजनपद काल में तो हमें चंडाल कम्युनिटी देखने को मिलती है जो कि 5वीं कम्युनिटी थी। तो ऐसी कम्युनिटीज़ बनने लगी थी, सोसाइटियल सिस्टम और ज़्यादा रिगिड होने लगा था। और धर्म के नाम पे कई सेक्रीफाइसेस जो यज्ञ होते थे, अश्वमेधा यज्ञ हुआ, राजसू यज्ञ हुआ, तो ऐसे यज्ञ होने लगे थे। ये धर्म के नाम पे बहुत सारे आडंबर रिचुअल्स चीज़ें होने लगी थी जो कि वैदिक टाइम पर नहीं हुआ करते थे। तो ऐसी ही चीज़ें अब हमने सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों पीरियड के डिस्कस कर ली। और फिर कंक्लूजन में क्या लिखा, लेटर वैदिक सोसाइटी इज मोर रिगिड, सोशल नॉर्म्स आ चुके थे, रिलीजन ज़्यादा ही रिगिड हो चुका था, सेक्रीफाइसेस ज़्यादा बढ़ चुके थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो चुकी थी। और जबकि ऋग्वैदिक की अगर बात करें तो वहाँ पर रिचुअल्स इतने ज़्यादा नहीं थे और ना ही सोसाइटी में इतनी ज़्यादा रिगिडनेस थी। सब सिस्टम बड़ा आराम से चलता था। वर्ण सिस्टम वहाँ का फ्लूइड था, यहाँ का रिगिड था। ये सारी चीज़ें हमने कंक्लूजन में भी लिख दें, लेकिन इसकी थोड़ी लेंथ बड़ी हो गई है। जो भी अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग करना चाहता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके क्वेश्चन की लेंथ बड़ी ना होने पाए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ लिखने के और तरीके। ये तो मुझे पसंद है तो मैंने इस तरीके से लिख दिया कि हमने पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद हमने जैसे ऋग्वेदा के बारे में लिखना था, उस सोसाइटी के बारे में, तो पहले उसे इंट्रोड्यूस करा, इकोनॉमी अलग लिखी, सोसाइटी अलग लिखी, उसके बाद लेटर वैदिक का भी हमने ऐसे करा, फिर कंक्लूजन लिखा। बट अगर क्वेश्चन आपका 250 मार्क्स का आता है तब आप ऐसे लिखने के लिए जाओ। तो मैंने आपको एक बड़े फॉर्म में इसीलिए लिख के दिखाया है।
अगर क्वेश्चन 150 का आता है तो पता कैसे करना है, सिंपल सा, ऋग्वैदिक लिखा, वहीं पे हम 5 पॉइंट लेंगे, 2-3 इकोनॉमी के लिए लेंगे, वही 2-3 हम उसकी सोसाइटी के लिए लेंगे, उसके नीचे से डायरेक्ट लिखेंगे लेटर वैदिक, उसमें भी यही करेंगे, 2-3 हमने सोसाइटी के लिए लिए, 2-3 हमने इकोनॉमी के लिए लिए, कॉन्क्लूजन लिख दिया, बात खत्म। एक ये दूसरा तरीका हो सकता है, तो 2 तरीके बता दिए। तीसरा तरीका आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हो, सीधा कुछ नहीं करा, इंट्रोड्यूस करा, इंट्रोडक्शन तो ऐसे ही नॉर्मली होता है, एक पैराग्राफ पूरे ऋग्वैदिक के बारे में, सोसाइटी में राजा की ये पोस्ट थी और वुमेन्स की ये पोस्ट होती थी, और उसके बाद रिचुअल्स ऐसे थे, वर्ण सिस्टम ऐसा था, मतलब कि टोटल 5-6 लाइनों में एक पैराग्राफ आ जाएगा। ऐसे ही हमने लेटर वैदिक का करना है, उसका भी एक पैराग्राफ में लिख देना है। अगर पैराग्राफ लिखोगे तो 150 वर्ड के अंदर हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा लिखना है तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ठीक। तो ये आपके 3 तरीके हो गए लिखने के। एक और तरीका बताता हूँ। एक तरीका ऐसा हो सकता है कि हम क्या करेंगे, इकोनॉमी लिखी हमने, ठीक। अब इकोनॉमी में ऊपर लिखी हमने उसकी ऋग्वैदिक पीरियड की इकोनॉमी, नीचे लिख दी लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमी। इकोनॉमी के सारे पॉइंट डिस्कस करें, फिर हमने सोसाइटी का एक कॉलम बनाया। एक जगह लिखा कि ऋग्वैदिक की सोसाइटी कैसी थी, और उसी के बाद हमने लेटर वैदिक की सोसाइटी डिस्कस कर ली। मतलब कि यहाँ पे हम टाइम में अलग नहीं गए, केवल हमने जो सोसाइटी और इकोनॉमी मिला था उन 2 टॉपिक्स को याद में रख करके उतना हमने लिख दिया, बात ख़त्म। ये आपका 4 तरीके हो चुके हैं। एक और तरीका बताता हूँ जो कि थोड़ा एक यूनिक वे में हो सकता है। हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन तो वैसे ही करना है, बस जितनी चेंज करना है हम कंटेंट में जो बॉडी पार्ट होता है वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमने एक टेबल बनाई, ठीक है। टेबल क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, और लेकिन ये टेबल जब आप बनाओगे तो आपका टाइम भी बहुत बचेगा। सीधा क्या करना है, एस्पेक्ट लिख दो या फिर टॉपिक लिख दो, एक तरफ सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ सब्जेक्ट डाला, एक तरफ ऊपर लिख दिया ऋग्वैदिक, एक तरफ लिख दिया लेटर वैदिक। यहाँ पे अगर मैंने इकोनॉमी डाला तो यहाँ पे लिख दिया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी लेटर वैदिक में, और ऋग्वैदिक में लिख दिया पेस्ट्रोल इकोनॉमी। उसके नीचे अलग अलग ऐसे एस्पेक्ट लिखते गए, और यहाँ पर एक एक कॉलम में उसके सामने लिखते गए कि कौन सी पीरियड में क्या होता था। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, एक टेबलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी सेकंड ही क्वेश्चन था वो आर्ट को लेकर के था, शायद पल्लवा डायनेस्टी जो थी, कि उसने किस तरीके के आर्ट फॉर्म को बढ़ाया था, उससे रिलेटेड था। तो पहले तो आप कुछ नाम लिख सकते हो कि कौन से राजा थे, उन्होंने ऐसा क्या काम कराया पल्लवन किंग ने। फिर उसके बाद आप चाहो तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जो इनका टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट को लेकर के कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, उसकी आप डिज़ाइन बना करके डायग्राम बना के समझा सकते हो। देखो पैराग्राफ में क्या होता है कि अगर राइटिंग अच्छी नहीं है, टीचर को समझ में नहीं आया तो भसड़ सी मच जाती है, लेकिन अगर आप पॉइंट में लिखते हो तो एक एक क्लियर पॉइंट होता है। जब आप उसे डायग्राम के साथ में रिप्रेजेंट करते हो तो वो और अच्छा लगता है, पढ़ने में और अच्छा होता है, तो ज़्यादा मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जितने तरीके होने चाहिए थे एक अच्छे आंसर राइटिंग के मैंने बता दिए। लेकिन अच्छी आंसर राइटिंग तभी कर सकते हो, एक तो पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन की क्या फिलॉसफी, वो क्या पूछ रहा है, तभी तो बता पाओगे। और जो पूछा गया है वो कंटेंट आपके माइंड में होना चाहिए। और बाकी लिखने का ये तरीका होता है। और जिस गोल्डन रूल की बात करी थी वो है प्रैक्टिस। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रैक्टिस। इतने अपने दिमाग में रख लो, चाहे आप कितना भी पढ़ते रहो, कितना भी पढ़ लेना, एक बार अगर जितने भी हैं जिन्होंने अभी तक आंसर राइटिंग कभी नहीं करी है, उठाओ जाकर कोई भी क्वेश्चन और लिखने के लिए बैठ जाओ जाकर के, फिर पता पड़ेगा कि कितना मुश्किल होता है आंसर राइटिंग करना। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस इज़ मस्ट, और यही गोल्डन रूल है। और इस गोल्डन रूल को कोई भी स्किप नहीं कर सकता है। तो आप इतना याद में रखो कि बार बार प्रैक्टिस करते रहो। और उससे होता क्या है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं या जो हमने पढ़े नहीं होते हैं, वो भी पढ़ने को मिल जाता है। और लिखने की प्रैक्टिस तो हो ही जाती है। और जब हम ज़्यादा सॉल्व क्वेश्चन करते हैं तो एक हमारे अंदर एबिलिटी भी आ जाती है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि अब तो हम कर ही लेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस जरूर करते रहो। आई होप बहुत कुछ आज आपने सीखा होगा। और चलो ऑप्शनल के लिए भी बता देता हूँ। बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ज़्यादातर टीचर भी नहीं बताते हैं। ऑप्शनल का पेपर जो आता है ना, आज मैंने PSIR का पेपर देखा था, 2022 का पेपर था। तो मैंने पहले देखा 8 क्वेश्चन थे। वहाँ पे ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन ऐसा था, उसके 5 पार्ट थे, हर पार्ट का एक 10 मार्क्स था, तो 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन था सेक्शन A का। सेक्शन B का भी 50 मार्क्स का पहला था। 8 क्वेश्चन जो टोटल होते हैं पेपर में,
8 में से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, मतलब कि 2 कंपलसरी होते हैं, फर्स्ट और वहाँ पे सेक्शन बी का फर्स्ट जो कि 5th क्वेश्चन हुआ, ये कंपलसरी होते हैं। फिर बाकी के आप एक क्वेश्चन आप 2 सेक्शन में से किसी से भी ले सकते हो और आप 3 क्वेश्चन और लिखने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। मैंने जब देखा मैं दंग रह गया कि अरे इतना कैसे लिखूंगा। फिर जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा तब समझ में आया कि केवल 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और 2 तो कंपलसरी हैं ही और एक आपको किसी न किसी सेक्शन में से लेना ही है, बाकी के 2 आप किसी और सेक्शन से ले सकते हो। तो ये भी याद रखना कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, अगर आपने अभी तक जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पहले वो पढ़ो, तब जाकर के पेपर सॉल्व करो। वैसे तो ऐसी वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ, मेरे टॉपिक अलग है, लेकिन अगर कुछ लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं तो मैं बना दूंगा। जैसे कि सिलेबस समझाना हो गया, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। और वैसे टॉपिक तो अपने जो रहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड रहते हैं, तो देखा करो।